गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 3 परमाणु और अणु को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देखते हैं, जो कि हम इस वीडियो में इस पार्ट से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अणु क्या होता है, उसके बाद अणुओं का द्रव्यमान, मोल अवधारणा, मोलर द्रव्यमान, और लास्ट में हम देखेंगे कि यौगिकों के रासायनिक सूत्र का लेखन, मतलब कि यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अणु क्या है इसे। डाल्टन की परिकल्पना के अनुसार परमाणुओं के संयोजन से अणुओं की रचना होती है, जिसको उसने परमाणु यौगिक का नाम दिया। हम लास्ट वीडियो में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि परमाणु के संयोजन से परमाणु यौगिक का निर्माण होता था, ऐसा डाल्टन ने कहा था। वास्तव में उसने ये अणुओं की रचना कैसे होती है इसके बारे में बताया था, लेकिन उनको उसने उस टाइम पे नाम परमाणु यौगिक दिया। तो डाल्टन की परिकल्पना के अनुसार परमाणु के संयोजन से अणुओं की रचना होती है, जिसको उसने परमाणु यौगिक का नाम दिया। अणु एक निश्चित व्यवस्था में एक या अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय है। ये एक निश्चित व्यवस्था में एक या अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय होता है, जिसमें परमाणु या तो रासायनिक बल के द्वारा या फिर रासायनिक संयोजन के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। या परमाणु किसी भी पदार्थ का एक सबसे सूक्ष्म कण है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके विपरीत अणु पदार्थ या भौतिक का सूक्ष्मतम कण है, जो किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमने परमाणु और अणु के बीच में एक अंतर देखा कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का एक सबसे छोटा कण है, लेकिन वह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके विपरीत अणु जो है किसी पदार्थ या यौगिक का एक सबसे छोटा कण होता है, और ये किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसके बाद द्विपरमाणुक अणु, ये ऐसे अणु होते हैं जो कि दो परमाणुओं से बने हुए होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हम H2 बोलते हैं हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। तो ये सब ऐसे अणु हैं जो कि दो परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक उसी तरह बहुपरमाणुक अणु, ये ऐसे अणु होते हैं जो तीन या तीन से अधिक परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे सामान्य ताप और दाब पर फास्फोरस यहाँ पे क्या है P4, तो 4 फास्फोरस के परमाणु हैं। ठीक उसी तरह सल्फर एसिड, यहाँ पे सल्फर के कितने परमाणु हैं 8। तो ऐसे अणुओं को हम बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। तो बहुपरमाणुक अणु ऐसे अणु होते हैं जो तीन या तीन से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और अणुओं की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें। जैसे सबसे पहले पानी का अणु, हम सभी जानते हैं जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ठीक उसी तरह अमोनिया NH3 में एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 हाइड्रोजन के परमाणु है। और लास्ट में इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे 2 कार्बन के परमाणु है और 6 हाइड्रोजन के परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये कुछ अणु हैं जिनके हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखे हमने। आइए अब हम अणुओं के द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। एक अणु को उसके आणविक सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। आणविक सूत्र को पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी अणु के आणविक सूत्र को हम उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के
परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हम सभी जानते हैं कि इसका सूत्र होता है CO2। तो यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु है। और जैसे हम सभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12U, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का एक ही परमाणु है तो इसका जो कुल द्रव्यमान होगा कार्बन के परमाणु को वो क्या होगा 1 गुना 12U यानी 12U। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं का द्रव्यमान होगा 2 गुना 16U यानी 32U। अब जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर कि आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो अतः कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कार्बन के एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 12U प्लस 32U और टोटल कितना मिल गया हमें 44U, और 44U जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान है। ठीक इसी प्रकार अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। हम सभी जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14U होता है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.08 होता है। तो हम सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो 1 गुना 14U प्लस 3 गुना 1.08U, तो हमें रिजल्ट में मिलता है 14U प्लस 3.24U बराबर 17.24U। तो ये अमोनिया का आणविक द्रव्यमान है। ठीक इसी प्रकार से हम बाकी अणुओं का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मोल अवधारणा, अणुओं और परमाणुओं की रासायनिक गणना की इकाई को मोल कहते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने मौलिक कण मतलब परमाणु अणु जितने 0.012 किलोग्राम यानी 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में परमाणु की संख्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में सरल शब्दों में कहें तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। मोल शब्द का प्रयोग 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द मोल्स से हुई है जिसका अर्थ ढेरी है। तो मोल जिसका प्रतीक मोल SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए आधार इकाई है। जैसे हम अपनी जो पिछली वीडियो थी मापन वाली इसमें हम SI पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां पे हमने मोल के बारे में पढ़ा था। उदाहरण के लिए जब हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करते हैं तो एक नया पदार्थ पानी बनता है। जब हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही हमें पानी मिलता है। तो जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिश्रण को प्रज्वलित करते हैं तो एक नया पदार्थ पानी बनता है। इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं 2H2, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है तो हम यहाँ पे G यूज करेंगे, प्लस ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन भी गैस है तो G, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है 2H2O और H2O पानी जो कि लिक्विड है इसलिए L। तो उपरोक्त समीकरण में हमने देखा कि दो हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं। तो दो हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे 4। तो दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु होते हैं के साथ अभिक्रिया करके पानी के दो अणु बनाते हैं। मोल का प्रयोग वैज्ञानिक विशेषकर रासायनिक पदार्थों में अणु व परमाणु की संख्या गिनने के लिए करते हैं। प्रयोगों के द्वारा अब यह पाया गया है कि निश्चित 12 ग्राम कार्बन 12 में 6.022 into 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। इस संख्या को महान इतालवी वकील और भौतिक विज्ञानी अमीडो एवोगाद्रो के सम्मान में एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जब इस संख्या को हम मोल में विभाजित करते हैं तो इससे मिलने वाले स्थिरांक को एवोगाद्रो का स्थिरांक कहा जाता है।
इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na बराबर 6.02 गुना 10 की पावर 23 पर मोल। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 U है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 U है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कार्बन का कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 U होता है और हीलियम का 4 U है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन का एक परमाणु हीलियम के एक परमाणु से 3 गुना भारी है, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। तो कार्बन का एक परमाणु हीलियम के एक परमाणु से 3 गुना भारी है। इसके अनुसार कार्बन के 100 परमाणु हीलियम के 100 परमाणु की तुलना में कितने गुना भारी होंगे? 3 गुना भारी होंगे। इसी प्रकार कार्बन के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हीलियम के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु से कितने गुना भारी होंगे? ये भी अगेन 3 गुना भारी होंगे। लेकिन कार्बन के 6.02 गुना 10 की पावर 23 परमाणुओं का वजन 12 ग्राम होता है। अतः जो हीलियम के जो 6.02 गुना 10 की पावर 23 परमाणु होंगे उनका वजन क्या होगा? 1/3 गुना 12 यानी 4 ग्राम होगा। अब हम मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोल द्रव्यमान कहा जाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो ये पदार्थ तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? जो ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 16 ग्राम होगा। और अभी हमने देखा था कि 1 मोल परमाणु का मतलब क्या है? 6.02 गुना 10 की पावर 23 परमाणु। तो ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वही 6.02 गुना 10 की पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान होगा। और कितना होगा ये? 16 ग्राम पर मोल। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन के 1 मोल अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। तो इसलिए इसका द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल होगा। और अगर हम देखें तो अभी हमने देखा 1 मोल में 1 मोल अणु में कितने अणु होंगे? 6.02 गुना 10 की पावर 23 अणु होंगे। तो इसलिए जो ऑक्सीजन के 1 मोल अणु का द्रव्यमान होगा वो ही 6.02 गुना 10 की पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान होगा, और जो कि 32 ग्राम पर मोल होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमें मोल की संख्या दे दी 3.5 और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने ऑक्सीजन कितने ग्राम में होगी। हम सभी जानते हैं जैसे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। तो ऑक्सीजन के 3.5 मोल में ऑक्सीजन के ग्राम की संख्या क्या होगी? हम जितने हमें मोल दिए हैं, मोलों की संख्या है, उसको हम मोलर द्रव्यमान से गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल में निकाले? 3.5 में। तो 3.5 गुना 32 और आंसर हमारे पास आता है 112। ठीक उसी तरह 27, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे हमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो पानी जैसे हम सभी जानते हैं पानी H2 के मोल की संख्या कितनी होती है? मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मोल जो पानी का द्रव्यमान होगा अपॉन पानी का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे पानी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 27 ग्राम दे रखा है। और हम सभी जानते हैं जो पानी का मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो 27/18 और हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 3/2 यानी कितने मोल? 1.5। अब 1 मोल पानी में 6.02 गुना 10 की पावर 23 अणु होते हैं। तो 1.5 मोल पानी में कितने अणु होंगे?
6.02 गुना 10 की पावर 23 अणु पर मोल को हम गुना करेंगे 1.5 मोल से, और जो आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आता है 9.03 गुना 10 की पावर 23। तो 27 ग्राम पानी में 9.03 गुना 10 की पावर 23 पानी के अणु होंगे। अब हम देखेंगे कि यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो यौगिकों के रासायनिक सूत्र से उसकी रासायनिक संरचना का ज्ञान होता है। एक यौगिक को बनाने वाले तत्वों के परमाणुओं का संकेत उसके प्रतीक के द्वारा किया जाता है और उनकी संख्या प्रतीक के दाहिने हाथ की ओर पादांक के रूप में हम लिखते हैं। जैसे हम वाटर के केस में देखते हैं तो पानी का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे जो 2 है वो पादांक के रूप में हमने लिखा है दाहिने हाथ की ओर। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु पादांक के रूप में, जबकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है उसे हम बिना पादांक के लिखते हैं। प्रत्येक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की एक निश्चित क्षमता होती है। तत्वों की इस संयोजन की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। अगर कोई यौगिक एक धातु और अधातु के संयोग से बन रहा है, तो जब एक धातु अधातु के साथ संयोग करती है उस केस में जो धातु तत्व का प्रतीक होगा उसे बाएं हाथ की ओर तथा जो अधातु तत्व होगा उसे दाएं हाथ की ओर लिखते हैं। अगर दोनों ही अधातु हैं तब हम जो हमारे दाहिने हाथ की ओर अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को लिखते हैं। तो वो तत्व जो बहुत ज्यादा ऋणात्मक है उसको हम दाहिने हाथ की ओर लिखते हैं। अभी जैसे हमने संयोजकता के बारे में पता था, पर अभी यहाँ पे हम कुछ तत्व देखेंगे और उनकी संयोजकता देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, ब्रोमीन की भी 1 होती है, आयोडीन की 1 होती है, फॉस्फोरस की 5 होती है, सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, आयरन की 2 होती है एंड बेरियम की 2 होती है। तो ये कुछ तत्व और उनकी संयोजकताएं हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए संयोजकताओं को तत्वों के नीचे लिखते हैं और फिर तत्वों के परमाणु की संयोजकता एक दूसरे से बदल कर लिखते हैं। जैसा कि अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने तत्व लिख दिया कैल्शियम और एक तरफ लिख दिया ऑक्सीजन और उनकी संयोजकताओं को उनके नीचे लिख दिया। जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब हम इनकी दोनों की संयोजकता को एक दूसरे से बदल देंगे तो हमें जो सूत्र मिलता है वो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम CaO। ठीक उसी तरह अब हम सोडियम क्लोराइड का केस देखते हैं। सोडियम की संयोजकता भी 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। अब हम इनकी संयोजकताओं को बदल देते हैं आपस में, तो हमें जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा NaCl। अब अमोनिया के केस में हम देखते हैं नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन की 1 है। अब इनकी संयोजकताओं को आपस में बदलते हैं तो हमें जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा NH3। अब यहाँ पे हमने कुछ संख्यात्मक उपसर्ग है जो कि परमाणु की संख्या के आधार पे होता है। अगर परमाणु की संख्या 1 है तो हम उपसर्ग लगाते हैं मोनो, यानी कि एकल संयोजी। यहाँ पे एकल संयोजी है, जैसे एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर परमाणु की संख्या 2 है तो हम उपसर्ग यूज करेंगे डाई। डाई मीन्स द्विसंयोज कि 2 के साथ संयोग हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन 1 ऑक्सीजन के 2 है तो हम इसमें क्या करेंगे डाई यूज करते हैं। ठीक उसी तरह अगर परमाणु की संख्या 3 है तो हम ट्राई यूज करते हैं, जैसे फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3। अगर परमाणु की संख्या 4 है तो हम टेट्रा यूज करते हैं, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर परमाणु की संख्या 5 होती है तब हम पेंटा यूज करते हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। अब हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों का
सूत्रीकरण कैसे होता है। यौगिक एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक। तो हम यहाँ पे आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक दो आवेशित घटकों से बने होते हैं। एक होता है धनावेशित और दूसरा होता है ऋणावेशित, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उदाहरण के लिए NaCl, यहाँ पे Na क्या है, एक धनावेशित घटक है, पॉजिटिव आयंस जिन्हें हम इंग्लिश से बोलते हैं, और क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक है, ऋणावेशित है। तो ठीक उसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पे सोडियम क्या है, धनावेशित, और SO4 सल्फेट आयन वो है ऋणावेशित। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम धनावेशित है और ऑक्सीजन ऑक्साइड ऋणावेशित है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आयनिक यौगिक के। आयनिक यौगिक का सूत्र लिखने के लिए ऋणावेश व धनावेश को एक दूसरे से बदलकर पादांक बना लेते हैं। इस तरह आवेश को एक दूसरे से बदलकर लिखने का उद्देश्य आयनों की उस संख्या को ज्ञात करने के लिए होता है जो ऋणात्मक व धनात्मक आवेशों को समान करने के लिए आवश्यक है। आइए नीचे देखते हैं, हम यहाँ पे सोडियम सल्फेट के यौगिक कैसे सूत्र लिखेंगे उसको हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयन, इस पे एक ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका आवेश क्या हो गया, एक। सल्फेट आयन, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसके नीचे हमने लिख दिया दो। अब हम इनके आवेशों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो हमें क्या होगा, दो सोडियम के आयंस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 2 गुना +1 यानी +2। अब सल्फेट के साथ क्या होगा, एक्सचेंज करने पे एक आ जाएगा, तो एक सल्फेट आयन पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो 1 गुना -2, टोटल चार्ज क्या होगा, -2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार जो सोडियम सल्फेट आयन्स होते हैं, जो इनका जो ये नेचर में विद्युत उदासीन होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया। थैंक यू।